नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नीरज मिश्रा आप सभी साथियों का टीडब्ल्यू परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार तरीके से, रोमांचक तरीके से सेशन आप लोगों का प्रत्येक दिन सुबह में मेरे भाई 10 बजे से चलता है और जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रश्नों की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा सा सिस्टम में चेंजेस किया है। 2024 में जो आपका पेपर हुआ था जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करते हुए हमने थोड़ा सा उसे कठिन प्रश्न को आज रखने की कोशिश किया है। सेम मैंने एक बार वैसे भी पैटर्न को आपको क्वेश्चन करवा दूं 2-4 दिन, ताकि अगर मान लो कुछ आसान ही सवाल बन जाए तो हम लोग लगातार टफ टफ करते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइएगा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। आज थोड़ा सा आपको आसान लगेगा क्योंकि 2024 के ही जैसा और उससे टफ प्रश्नों को हमने बनाने की कोशिश किया है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से वीडियो को दमदारी से शेयर कीजिएगा। ये आप सबको टाइम टेबल अब याद हो ही गया होगा। 10 बजे जीके जीएस होती है, आपको 12 बजे रीजनिंग, शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास, 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का। आपका पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से टार्टरिक अम्ल और मैलिक अम्ल दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें टार्टरिक अम्ल और मैलिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं, ये आपको बताना होगा। टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है और मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। टमाटर हो गया, सिरका हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया। जल्दी से सभी भाई बहन सवाल का जवाब देंगे। जल्दी से सभी भाई बहन सवाल का जवाब देंगे। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से प्रश्न आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप सबको पता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? टमाटर में तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में कह सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कहां पर पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड आप लोगों को टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड कहां पर पाया जाता है मेरे भाई? ऑक्सैलिक अम्ल ये आपको टमाटर में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें संतरा या इमली में बात करें तो यहां पर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा या इमली की बात करें तो यहां पे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहां पर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आप जरा ये बता दें साथी कि आपका अंगूर में पाया जाता है, आपको क्या पाया जाता है साथी? अंगूर में पाया जाता है। देखिए आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से, साइट्रिक या साइट्रिक, साइट्रिक माफ कीजिएगा, साइट्रिक होना चाहिए, यहाँ पे टार्टरिक हमने लिख दिया क्या? साइट्रिक अम्ल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। साइट्रिक अम्ल होना चाहिए जो खट्टे फलों में आपको भर भर के मिलता है। क्या मिलता है? साइट्रिक अम्ल मिलता है। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं, आगे आप लोगों को लेकर के चलते, एक एक सवाल आप लोगों को बताएंगे। कुछ लोग संतरा बता रहे हैं, लेकिन मेरे भैया इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर। तो अंगूर को हम लोग लेकर के चलेंगे, अंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं, आपका 2 नंबर का। लिखा है, चींटी के काटने पर त्वचा पर जलन को शांत करने के लिए चींटी जब काटती है तो कौन सा अम्ल प्रवाह करती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? तो ये नहीं पूछा है आपसे। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, ये आप सबको पता है, लेकिन आपको यह नहीं बताना है। चींटी के काटने पर त्वचा में जो जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन लोशन का प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैलामाइन लोशन में कौन सा रासायनिक अम्ल होता है, ये आपको बताना होगा। तो मेरे भाई यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे यह सही जवाब क्या होगा। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो आप सबको पता है इसे बुझा चूना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बुझा चूना कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई जो कैलामाइन होता है, कैलामाइन फॉर्मिक एसिड के जो होता है प्रभाव को उदासीन कर देता है, और इसमें जिंक कार्बोनेट की मात्रा होती है। कैलामाइन में किसकी मात्रा होती है? जिंक कार्बोनेट की मात्रा होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी और कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। फोटोग्राफी हो या कपड़े हो, उसे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? मेथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्या कर रहा है? आप आराम से सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्या कर रहा है? आराम से सवालों का जवाब दे रहे हैं। फटाफट से आप जवाब देना शुरू कीजिए साथी, फटाफट से सवाल का जवाब देना शुरू कीजिए। कपड़ों से इत्यादि से, यश बहुत शानदार, बहुत शानदार आप लोग बताएंगे। मेथेनोइक अम्ल वही होता है जिसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, टार्टरिक अम्ल आपने देख ही लिया है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है साथी? मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। तो आप इसको फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, जो आपका मन करे बता सकते हैं। चाहे तो आप इसको फॉर्मिक अम्ल, टेंशन सिर्फ मैच में रहना चाहिए, रिचार्ज करने में नहीं। भीम ऐप पे हर महीने 20 रुपए या ऊपर की से आप चीजों को बता सकते हो, ठीक है। आराम से भैया, भी थोड़ा समय लगेगा देवेंद्र शर्मा जी उसमें यार, आराम से बता दो। सर पीडीएफ मिलेगा? जी भैया बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक बार शानदार तरीके से शेयर वेयर करके जोड़ोगे, मजा आने वाला है। अगला देखें क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, के लेखक कौन है? अब आप कहेंगे सर हिंदी का सवाल करा रहे हो। नहीं भैया, हिंदी के नहीं करा रहा हूं, जीएस में हिंदी के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। जीएस में हिंदी के सवाल कभी कभी आ जाते हैं, वो आपको जीएस के बेसिस पर पूछा जाता है। तो आपको ये बताना होगा मैला आंचल किसकी रचना है? फटाफट से बता दो, मैला आंचल किसकी रचना है? तो सबको पता होगा सर, ये तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। गोदान, गबन, कफन, अमर, ये सब किसकी कृतियां हैं? ये सब मुंशी प्रेमचंद की कृतियां हैं। चलिएगा, बहुत शानदार आप लोग बता रहे हो, बहुत शानदार आप लोग। आगे की सबसे फेमस रचना क्या है? कितनी नावों में कितनी बार? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो मेरे भाई गोदान, गबन, कफन, ये सब किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो आप लोग इतना हिंदी तो पढ़ ही लिए होंगे। अब भाई हिंदी तो आपने मन लगाकर पढ़ लिया होगा,
क्योंकि हिंदी में तो आपको कम से कम 35 करना है ना। गोदान, गवन और कफन, यह किसकी रचना है, मुख्य रूप से याद रखेगा। सिचतानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है, तो मेरे भाई इन्हीं की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी की रचना है, तो याद रखेगा, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि हिंदी की भी किताबें रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। और ये आपने देखा होगा एसआई में भी यहाँ पर हुआ है, एसआई में भी हुआ है, खूब रचनाएं पूछी गई। महादेवी वर्मा की सबसे फेमस रचना क्या है, यामा, दीपशिखा। दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है, यामा भी इन्हीं की रचना है। इतना आप हिंदी जानते होंगे, इतना थोड़ा बड़ा हिंदी तो मैं भी जानता हूं। तो आइएगा अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। रामधारी सिंह दिनकर की उस रचना का नाम बताओ जिस पर मेरे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर की उस रचना का नाम बताओ जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप सभी लोग बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है, उर्वशी पर मिला है। उर्वशी पर मिला है, बहुत शानदार, ठीक है, उर्वशी पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, जिस पर उनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सबको पता होगा। इसमें एक रचना है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है। यह मेरे भाई किसका माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। लेकिन इसके अलावा दो और जो रचना है वह भी दिनकर जी की रचना है। चाहे आप कुरुक्षेत्र की बात कर लो, चाहे आप रश्मिरथ की बात कर लो, यह दोनों रचनाएं भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह दोनों रचनाएं भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को अगर आप लोगों को देखना है तो आप आराम से देख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को देखना है, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे यह पूछे किस पर ज्ञानपीठ मिला तो आप आराम से बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर का क्या है, भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह भी बताएं, यह बताएं कौन सही नहीं है। एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, यह लिखा है। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया था। यह पुरस्कार गैर भारतीय नागरिकों को भी दिया जा चुका है। इसके तहत विजेता को एक निश्चित मौद्रिक राशि दी जाती है। आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, इसका बेहतरीन जवाब क्या है, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों, नहीं 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 से ज्यादा व्यक्तियों को भी दिया गया भाई, 3 से ज्यादा व्यक्तियों को भी दिया जा चुका है 2024 में। तो ये वाला मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, ये सही है। जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, ये भी सही है। यह गैर भारतीय को भी मिल चुका है, यह भी नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। तो यह मौद्रिक राशि दी जाती है, ये गलत है। मौद्रिक राशि इस पर नहीं दी जाती। हाँ, 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया, 2024 में मेरे भाई 5 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है, 2024 में ये 5 व्यक्तियों को दिया गया। तो थोड़ा सा इसको हो सकता है गलत यहाँ पे टाइप हो गया होगा, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए मैंने उसको सही कर दिया, मैंने उसको सही कर दिया, एकदम शानदार, बेहतरीन सगवन। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, भारत में अदम्य साहस और वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य पुरस्कार कौन है। भारत में अदम्य साहस और वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य पुरस्कार कौन है। परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है। तो जल्दी से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे भाई शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, मेरे हिसाब से अशोक चक्र ही होगा। महावीर परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र या शांति काल का दूसरा है, महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा है। तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सर यह क्या है, यह है सर अशोक चक्र, यह है सर अशोक चक्र। परमवीर चक्र क्या है, युद्ध के दौरान सबसे बड़ा, युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, युद्ध काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है मेरे भाई, सबसे बड़ा, याद रखिएगा, युद्ध काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। एकदम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए युद्ध काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार क्या है। कीर्ति चक्र जो है मेरे भाई आप सबको पता है शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। शांति काल का जो अभी आपने देखा होगा, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र ही होता है। शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा, मेरे भाई वैसे सवाल आपको आज कराना है, शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो यह मेरे भाई दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ये होगा। और मेरे भाई युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा कौन है, यह है महावीर चक्र। युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा मेरे भाई, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा है महावीर चक्र। तो ये याद रखिएगा, परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र दूसरे नंबर पर आता है। देखा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, जल्दी से बताइए। सर कमेंट्स के भी क्वेश्चन रखिए सर, कॉम के भी क्वेश्चन, मतलब कॉम क्या है मेरे भाई, द बैक एक बार, ये कॉम क्या है, COM ये क्या होता है, इतना शॉर्टकट नहीं समझता हूं। हाँ, कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर के एक आध सवाल आएंगे, एक आध सवाल आएंगे, उसके भी रख लूंगा, परेशान मत होना। आएगा कि नहीं आएगा यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मेरे भाई वो थी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और वो किस भाषा से थी, बंगला भाषा से थी, बंगला भाषा से थी। तो मेरे भाई आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। आशा पूर्णा देवी को कौन सी भाषा में मिला था, बांग्ला भाषा में मिला था, बांग्ला भाषा में मिला था मेरे भाई, आप सबको पता होगा। महादेवी वर्मा, यह भी हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ, हिंदी भाषा में पहली महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, पहली महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यामा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको भी मिला था। अमृता प्रीतम को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पंजाबी भाषा में,
पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है ये अमृता प्रीतम। पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ मिला है अमृता प्रीतम को। पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें कितना रुपया मिलता है? किसमें भैया रुपया मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे हो? भारत रत्न में तो नहीं मिलता, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? तो ये अगर पूछ रहे हो तो क्लियर कर दो। ज्ञानपीठ पुरस्कार में भैया 11 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 11 लाख रुपए मिलता है। अगर ये ज्ञानपीठ की बात कर रहे हो तो इसमें 11 लाख मिलता है, ठीक है ना। बाकी भारत रत्न नहीं मिलता, उसमें वो सर्वोच्च सम्मान है, इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। प्रशस्ति पत्र वगैरह तमाम चीजें मिलती है। चलिएगा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से की गई थी? अब 26 नवंबर को संविधान दिवस तो मनाया जाता है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी ये आपको बताना होगा। इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 2015 से, 2014 से, 2019 से, या मेरे भाई 1950 से? तो बताएंगे सभी लोग संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से किया गया? तो ये मेरे भाई कब से किया गया सबको पता है कि सर यह 2015 से किया गया। यह 2015 से किया गया। आप सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये 2015 में इसको मनाने की शुरुआत किया गया। 2015 में देखो कुछ लोग और बता रहे हैं, कुछ लोग 1950 भी बता देंगे, अलग विषय हो जाएगा भैया। 1950 से थोड़ी ना हुआ, उस समय विधि दिवस मनाया जाता था। पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। अच्छा, 26 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ होता है क्या? कोई लोग बताएंगे 26 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मैंने बताया था एक दिन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी आप सभी को पता है 26 नवंबर को होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब का जन्म दिवस होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब का क्या होता है? जन्म दिवस होता है। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का क्या होता है? जन्म दिवस होता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस होता है। तो यह भी आप सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। थोड़ा सा एक बार सेशन को आप शेयर वेयर भी कर दो यार, संख्या बड़ी कम कम सी लग रही है आपकी, थोड़ी सी संख्या बढ़ाओ। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मैंने बताया ना कि 2024 से थोड़ा सा अप करके हमने सवालों को बनाया है। कुछ वैसे ही सवाल रखे हैं जैसे 2024 में पूछे गए थे, और कुछ सवाल थोड़ा सा टफ रखे हैं, थोड़ा सा टफ भी रखे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उस तरीके की हर वैरायटी के सवाल आपको मिलेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इस दिन भारत का पहला आम चुनाव शुरू हुआ था। इस दिन वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस दिन प्रथम निर्वाचन आयुक्त ने पदभार संभाला था। तो मेरे भाई सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताएंगे एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत कब से किया गया? यह भी बताइएगा, क्योंकि पहले तो नहीं मनाया जाता था। इसकी शुरुआत कब से किया गया? ये 2011 से शुरू किया गया। 2011 से शुरू किया गया। और मेरे भाई इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसकी वजह से भारत देश में यह दिवस मनाया जा रहा है। और कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। कब से मनाया जा रहा है साथी? ये 25 जनवरी को 2011 से मनाया जा रहा है। अच्छा 25 जनवरी को सबको पता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर। भारत में साइबर अपराधों से निपटने और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मेरे भाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था वह आया था सन 2000 में। यहां 2005 में क्या आया था? आरटीआई आया था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, ये आप सबको पता होगा। लेकिन जो आपका आईटी एक्ट आया था वह कब आया था? आईटी एक्ट कब आया था? सारे विद्यार्थियों को पता है सर, आईटी एक्ट सन 2005 में आया था, सर 2000 में आया था। आईटी एक्ट कब आया था? सन 2000 में आया था। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सबको पता है। और 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन हुआ था। 2008 में आईटी एक्ट में बड़ा संशोधन हुआ था। ये आईटी एक्ट कब आया था? सन 2000 में आया था। अब याद रखिएगा 2008 में आईटी एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया था। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि आईटी अधिनियम में कब संशोधन किया गया। तो बड़ा संशोधन आईटी एक्ट में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था साथी? ये जो संशोधन किया गया था ये सर 2008 में बहुत बड़े लेवल पे किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाली सुरक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई फिशिंग, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये सब तो घटित होने वाली चीज है। तो एक ही चीज है वो है फायरवॉल। एक ही चीज है वह है फायरवॉल जो करता है। मालवेयर एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पाईवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं, और फिशिंग मेरे भाई एक नकली पासवर्ड भेजकर हमला करने का प्रावधान होता है। ये आप सबको बताया है हमने। तो मेरे भाई सवाल का सही जवाब है फायरवॉल। हमने मालवेयर भी बताया है। मालवेयर एक प्रकार के अवांछित नकली सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने आपको स्पाईवेयर बताया है, ये जासूसी सॉफ्टवेयर होता है। और एक फिशिंग बताया है जो मेरे भाई एक प्रकार का साइबर हमला है निजी चीजों को लेने के लिए। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक प्रकार का क्या होता है? साइबर हमला होता है। साइबर हमला है, सब साइबर हमला ही है मेरे भाई। स्पाईवेयर क्या होता है? जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब आपकी जासूसी करने का काम करते हैं। ये जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं। सबके बारे में कई कई सवाल हमने करा दिए हैं, फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब आप मेरे भी आप पढ़ नहीं रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। देखो रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरे भाई क्या होते हैं? नकली सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। मालवेयर ये नकली सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्जी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, नकली सॉफ्टवेयर होते हैं। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं, आपको अगले सवाल पर बात करेंगे। लिखा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध फसल कटाई त्योहार ओणम मुख्य रूप से किस राजा की घर वापसी की याद में मनाया जाता है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कटाई फसल ओणम जो होता है वह किस राजा की घर वापसी की याद में मनाया जाता है? यह बता दें भैया।
किस राजा की घर वापसी की याद में मनाया जाता है? आप फटाफट से बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताएं मेरे भाई। तो मेरे भाई जल्दी से बताएं, तो ओणम कहां पर मनाया जाता है? केरल में। ओणम कहां पर मनाया जाता है? सभी को पता है, केरल में मनाया जाता है, और ये राजा महाबली के आगमन पे मनाया जाता है। ओणम कहां पर मनाया जाता है सर? केरल में मनाया जाता है। सब लोगों को पता है सर, ये केरल में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और यह राजा महाबली के आगमन पर मनाया गया था। राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो आपको खुद लगेगा ना, सवाल का लेवल बिल्कुल यूपी कांस्टेबल स्तर का रखा गया। चलिएगा, बहुत शानदार। आइएगा अगला देख लेते हैं। केरल के राजा महाबली के आगमन पर लिखा, लद्दाख के क्षेत्र में नए वर्ष के आगमन पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार क्या है? हॉर्नबिल उत्सव, बिहू उत्सव, चपचार कूट, लोसार महोत्सव। ये तो सबको पता होगा मेरे भाई। हॉर्नबिल कहां पर मनाया जाता है? तो ये तो नागालैंड का त्योहार है। बिहू ये असम का त्योहार है। चपचार कूट ये कहां का त्योहार है? मिजोरम का त्योहार है। तो लोसार जो होता है वो बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, और यह मेरे भाई कहां पर मनाया जाता है? ये आप सबको पता होना चाहिए। चलिएगा, तो हार्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये मेरे भाई नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। बिहू ये असम का त्योहार है, बहुत फेमस त्योहार है। चपचार कूट मिजोरम। देखो कोई भी च से अगर कोई त्योहार पूछे तो पहला चांस मिजोरम का होता है। च से कोई त्योहार पूछे, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं भैया आप, च से कोई सवाल पूछे तो पहला चांस किसका होता है? मिजोरम का होता है। पहला चांस किसका होता है? मिजोरम का होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सवालों का जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों को मिलते हैं एग्जाम में, अक्सर मिलते हैं और आप लोगों को करना पड़ता है, अक्सर मिलते हैं और आप लोगों को करना पड़ता है। जल्दी से बताइए। आइएगा अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। लिखा है मेरे भाई, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन भारत की पहली पूर्ण और नियमित जनगणना 1881 में हुई। किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? बताइए, किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो 1872 में जो जनगणना हुई थी वो तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन आपसे 1881 वाला पूछ रहा है, ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। मेरे भाई लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के बाद से स्वदेशी आंदोलन फैल पड़ा। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड डलहौजी को मेरे भाई इसको क्या कहते हैं? व्यापक नीति या लैप्स नीति या हड़प नीति के लिए जाना जाता है। हड़प नीति के लिए भारत में जाना जाता है, या व्यापक नीति के लिए जाना जाता है। तो हड़प नीति पूछे या व्यापक नीति पूछे, या इसके लिए इसी को जाना जाता है। आइएगा और आगे लेकर के चलते हैं मेरे साथी। लिखा है, भारतीय जनगणना संगठन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जो पूरे देश में जनगणना को संभालता है? आपको बता दूं, जो जनगणना होता है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। जनगणना जो है एक संघ सूची का विषय है, और संघ सूची का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में होगा। संविधान के अनुच्छेद 246 में होगा, और यह संघ सूची का विषय है। फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे, फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे कि इसका देखरेख कौन करता है? इसका देखरेख कौन करता है? इस सवाल का जवाब क्या होगा? एक बच्चा करा, सर डिटेल्स दिया करो, चाहे 50 क्वेश्चन हो। तो भैया और क्या करता हूं? टूर विथ कपिल क्या करता हूं भाई? ठीक है, टूर विथ कपिल क्या करता हूं? जहां पॉसिबल होता है वहां दूंगा, हर जगह पॉसिबल नहीं है नहीं दूंगा, जहां पॉसिबल है दूंगा। अब बताइएगा सभी लोग, 2026-27 का जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? 2026-27 का जनगणना आयुक्त तो आपको पता है मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण, तो ये कौन होता है? भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। और 2026-27 में जो जनगणना चल रही है उसको मेरे भाई किसको बनाया गया है? मृत्युंजय कुमार यम के नारायण को बनाया गया है। 2026-27 की जो जनगणना चल रही है उसके लिए किसको बनाया गया है? मृत्युंजय कुमार नारायण को, मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण अगर वर्तमान में पूछा जाए तो यही है मेरे भाई। मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त और महारजिस्ट्रार के पद पर हैं। तो मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, यह मेरे भाई इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आइएगा मेरे भाई आगे की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। इसके अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बन सकते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो मेरे भाई इसका सिर्फ एक ही विकल्प सही है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक निकाय है, क्योंकि कानून बना करके बनाया गया है। ये कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा। फिर लिखा है इसका अध्यक्ष केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है, वर्तमान वाला भी बन सकता है, वर्तमान वाला भी बन सकता है, सेवानिवृत्त जरूरी नहीं है। अच्छा, अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश तक था, अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते नहीं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष वर्तमान समय कौन है? आप सभी लोग बता दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताएंगे मेरे भाई। चलिएगा आइएगा आगे तक, अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं आप 2019 के बाद। जी भैया अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना मेरे भाई 1992 में किया है। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब किया गया? 1993 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में कानून बनाकर किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे जवाब दे रहे हो मेरे भाई, यही लग रहा है बहुत अच्छा, यही लग रहा है बहुत अच्छी बात है। एक एक सवाल। 1990 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। 1990 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था संसद द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम क्या किया गया था साथी, पारित किया गया था कब, 1990 में। लेकिन स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, 1992 में। चलिएगा, आइएगा भैया हम और आगे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं 20 नंबर का सवाल। लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अलग एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया। जल्दी से मेरे सभी भाई बहन इस सवाल का जवाब देंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया, सभी लोग बताएंगे। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम या 89 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा है मेरे भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। तो आप सबको पता होगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। 102 2018 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था मेरे भाई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया। ओबीसी वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया। यह कब बनाया गया भैया, अनुच्छेद 338 बी के तहत बनाया गया। 338 बी के तहत बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी के तहत बनाया गया। आप सबको पता होगा अनुच्छेद 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संयुक्त रूप से, ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पहली बार क्या बनाया गया था, एससी एसटी आयोग बनाया गया था। पहली बार एससी एसटी आयोग एक साथ बनाया गया था, एक साथ करके बनाया गया था, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगला देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया निपुण भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जल्दी जी बताइए मेरे भाई। निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया वह मेरे भाई कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो निपुण भारत कार्यक्रम चलाया जाता है उसकी देखरेख में वह मेरे भाई कौन करता है, तो आपको पता है यह शिक्षा मंत्रालय ही करता होगा, यह मेरे भाई शिक्षा मंत्रालय ही करता होगा। तो आइएगा शिक्षा मंत्रालय की ही बात करेंगे, तो शिक्षा मंत्रालय करता होगा। कुछ लोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बताएंगे। मेरे भाई शिक्षा की बात है तो दूसरा कौन करेगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन करेगा, कौशल उद्यमिता मंत्रालय क्यों करेगा। कॉमन सेंस तो लगाते यार, कॉमन सेंस तो लगाते, जो जिस मंत्रालय का काम है वही मंत्रालय तो करेगा, दूसरा मंत्रालय क्यों करेगा। अगला देखिएगा क्या है 22 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओडीओपी कब शुरू किया गया, तो ये आप सबको पता है, ओडीओपी शुरू किया गया होगा 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है फटाफट से बताओ। पारंपरिक और विशिष्ट स्थानीय शिल्पों को पुनर्जीवित करना, प्रत्येक जिले में एक बड़े भारी उद्योग की स्थापना करना, केवल कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, राज्य के सभी जिलों में समान पैटर्न को लागू करना। तो मेरे भाई जो पारंपरिक उद्देश्य है, जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको क्या करना, सही करना। जो पारंपरिक उद्योग है मेरे भाई उनको क्या करना, आगे बढ़ाना। तो मेरे हिसाब से ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पारंपरिक और विशिष्ट स्थानीय शिल्पों को क्या करना, पुनर्जीवित करना। कुछ लोग बता रहे हैं भारी उद्योगों की स्थापना करना। भारी उद्योगों से क्या है, इसका लेना देना ही नहीं है। भारी उद्योगों से तो मेरे ना इसका लेना देना ही नहीं है। आइएगा अगला देख लेते हैं भैया। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष इकाई एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, जल्दी से बताएं भैया। रोमियो बताइए भैया, रोमियो लोग। एंटी रोमियो स्क्वाड साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए, अवैध भूमि पर कब्जों को हटवाने के लिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन क्यों किया गया था, ये आप सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए, बताइएगा जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताएं। एंटी रोमियो स्क्वाड ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं। Navigate options with ease. Customize your option chains. भारत के किसी भी राज्य की पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है पूरे राज्य, तो डीजीपी होता है जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी जो होता है वो रेंज का सबसे प्रमुख होता है, रेंज का मेन अधिकारी जो होता है वो आईजी होता है रेंज का। फिर उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी उससे नीचे का होता है। एसपी जो होता है छोटे जिलों में होते हैं, ये छोटे जिलों का जो हेड होता है उसको एसपी कहा जाता है। छोटे जिलों में एसपी होते हैं, बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं, ठीक है। छोटे जिलों में एसपी होता है, बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं। आइएगा अगला देख लेते हैं क्या है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस प्रसिद्ध झील का हिस्सा है। ये मेरे भाई चिल्का झील का नहीं होगा, लोकटक झील का होगा। लोकटक झील कहां पर पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है लोकटक झील, आप सबको पता होगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये नोट करना। ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग को सब कुछ लेकर चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। और यह कैसी झील है मेरे भाई, यह एक प्रकार की लैगून झील है। यह कैसी झील है, आप सबको पता है चिल्का, तो चिल्का एक प्रकार की लैगून झील है। इसी को अनूप झील बोलते हैं, जो समुद्र तट के किनारे होती है। और यह मेरे भाई खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है,
तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसको पानी कहां से मिलता है? झेलम नदी से। बुलर झील को पानी कहां से मिलता है? झेलम नदी से। तो झेलम नदी से बुलर झील को पानी मिलता है। झेलम नदी से बुलर झील को पानी मिलता है। आइएगा मेरे भाई आगे चलते हैं। एक बार सभी भाई बहन वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पेंगोंग। ये लद्दाख में स्थित है मेरे भाई, और पेंगोंग झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ठीक है भाई, कंटेंट को अच्छे से पढ़कर चलेंगे, मजा आएगा। एक एक सवाल अपने आप में विशेष है। अगला लिखा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? औषधि अनुसंधान संस्थान ये मेरे भाई लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है और पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। देहरादून में क्या है? भारतीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। पेट्रोलियम संस्थान भी आपको कहां पर मिलेगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यह भी मेरे भाई देहरादून में ही मिलेगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला देख लेते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य उपग्रह नियंत्रण केंद्र, मुख्य सुविधा नेटवर्क कर्नाटक के अलावा किस और राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अलावा देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान तो पूरा का पूरा ऑलरेडी कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। तो यह कह रहा है कर्नाटक के अलावा कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अलावा कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, तो जल्दी से बताएंगे ये कहां पर है मेरे भाई? समझना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा पूछा है, मुख्य नियंत्रण सुविधा। अब यहां पर गलतियां करोगे आप लोग। मुख्य नियंत्रण सुविधा पूछा है, आप ये मत सोचिएगा कि उपग्रह नियंत्रण केंद्र पूछा है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र नहीं पूछा है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सब आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, इसका मतलब सब उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बता रहे हैं। जितने लोग आंध्र प्रदेश बता रहे हैं श्रीहरिकोटा, वो मेरे भाई उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। वहां से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। यही तो बात है ना। यहां पे भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो बता रहे हो, यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह के प्रक्षेपण किया जाता है। लेकिन ये सवाल ही नहीं पूछा है। सवाल पूछा है उपग्रह नियंत्रण सुविधा केंद्र कहां स्थित है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब ये सब भी तुरंत सवाल का मतलब नहीं समझते हैं आप। सवाल का मतलब नहीं समझते हैं, सीधे जो मन में आए वो बताना शुरू कर देते हैं। जो आप लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बता रहे हैं श्रीहरिकोटा, जो आप श्रीहरिकोटा बता रहे हैं ना, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां मेरे भाई यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, नियंत्रण केंद्र नहीं है। ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पहले आप ये समझिएगा, यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं मेरे भाई, आप समझिएगा इसको, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा। कर्नाटक के हासन में जो लिखा है, कर्नाटक के अलावा, कर्नाटक के हासन में है, कर्नाटक के हासन में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में। दो ही तो है नियंत्रण केंद्र, दो ही तो है नियंत्रण केंद्र। चलिएगा अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका मुख्यालय चीन में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में हुई। 2014 में इसकी स्थापना हुई। आइए अगला देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मेरे हिसाब से यह सार्क की बात कर रहा है, तो सार्क के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है, ये आपको बताना होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संदर्भ में म्यांमार इसका संस्थापक सदस्य है। भैया म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। चीन को इस संगठन का पूर्ण सदस्य माना गया है? बिल्कुल नहीं माना गया है। लिखा है इसका पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था? बिल्कुल नई दिल्ली में नहीं हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था ढाका में। 1985 में हुआ था ढाका में। यह भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी में स्थित है भैया, काठमांडू में। ये बिल्कुल सही है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह बिल्कुल सही है भाई, यह बिल्कुल सही है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहला सम्मेलन भी ढाका में ही हुआ था। ठीक है, पहला सम्मेलन ही ढाका में हुआ था। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं साथी। क्या है लिखा? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है? यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो आपको तुरंत ऐसे डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी पता है तो कैस्पियन सागर में गिरे ना गिरे अलग विषय हो गया। यूरोप की लंबी नदी तो बता दो, जल्दी से बताइएगा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी भैया यह रूस से निकलती है और कहां पर जाती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नाम क्या है? बोल्गा, बोल्गा नदी, बोल्गा नदी होगी। चलिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पता होगा। डेन्यूब नदी यह कहां पर गिरती है? काला सागर में गिरती है। यह काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में, काला सागर में गिरती है। नीपर ये यूक्रेन की नदी है, यूक्रेन की प्रमुख नदी है नीपर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और यह भी कहां पर गिरती है? यह भी ब्लैक सी में गिरती है, काला सागर में गिरती है। आपको पता है राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या है? राइन नदी है। आइएगा अगला देख लेते हैं। क्या अगला देख लेते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है बोल्गा नदी, लंबी नदी। लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस महाद्वीप और किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में स्थित है, एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया में स्थित है। जल्दी से सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे मेरे भाई, और एक बार अगर मन कर रहा हो तो सेशन को थोड़ा सा शेयर लाइक भी कर सकते हैं।
एक बार अगर मन कर रहा हो ना तो सेशन को थोड़ा सा शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। आप सबको पता होगा ये वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में स्थित है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, सभी लोग ये बताएंगे कितने लोगों को यह पता है कि जाम्बिया में कौन सा जलप्रपात है? किसी को पता है? चुरून नदी पर है। आप ये पता होगा, मैंने एक दिन शायद आप लोगों को बताया था, वेनेजुएला में चुरून नदी पर, ये आपको पता है, चुरून नदी पर आपको मिलेगा, चुरून नदी पर मिलेगा, और लगभग 979 मीटर ऊंचा है जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया में कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, यह आप सबको पता होगा। विक्टोरिया जलप्रपात है स्थित है ना, तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जम्बेजी पर। यश, बहुत शानदार। हाँ भैया, चुरून नदी पर स्थित है, चुरून नदी पर स्थित है। चलिएगा, बहुत अच्छा। कनाडा में लिखा है मेरे भाई, उत्तरी अमेरिका के कनाडा में, यहां पर एक बड़ा जलप्रपात है, इसका नाम क्या जानते हो? नियाग्रा, जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये मेरे भाई कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। नियाग्रा का नाम सुना होगा, और यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगला लिखा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करना पड़ा था? तो मेरे भाई यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करना पड़ा था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करना पड़ा था। ये मेरे भाई यहां पर ओबीसी वर्ग के लिए छोड़ दिया गया, ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग निर्धारण के लिए राज्यों को छूट दिया गया, ओबीसी वर्ग निर्धारण के लिए राज्यों को छूट दिया गया। 105 नंबर में राज्यों को क्या किया गया? छूट दिया गया भैया कि तुम जो चाहो अपने हिसाब से कर लो। 99वां, ये मेरे भाई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, ये निरस्त हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, यह ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण से संबंधित है, ये आप सबको पता होगा। आइएगा अगला सवाल देखकर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पदेनाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइएगा। जीएसटी परिषद का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो सबको पता है सर, जीएसटी परिषद का पदेनाध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद के पदेनाध्यक्ष की बात करेंगे, अगर प्रथम पदेनाध्यक्ष की बात करेंगे और वर्तमान पदेनाध्यक्ष की बात करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है मेरे भाई। प्रथम पदेनाध्यक्ष कौन है? तो कितने लोगों को पता है प्रथम पदेनाध्यक्ष इसके कौन थे जीएसटी परिषद के? तो वह मेरे भाई थे अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली साहब जो थे वह प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। काफी दिनों से ये श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये नोट करके चलिएगा, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं मेरे भाई। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से संयुक्त रूप से मिलती है? 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। देखो अरुणाचल प्रदेश की सीमा मेरे हिसाब से 3 देश से मिलती होगी, जैसे इसकी सीमा भूटान से भी मिलती है, इसकी सीमा चीन से भी मिलती है, और इसकी सीमा म्यांमार से भी मिलती है। उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से मिलती होगी, इसकी सीमा नेपाल से भी मिलती होगी और चीन से भी मिलती होगी। ये सब आप पढ़े होंगे भारत के पड़ोसी देश। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी मिलती है, और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी मिलती है, तो यह भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो सर आप सबको पता होगा सिक्किम है, ये आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यस, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। आइएगा अगला सवाल लेकर चलते हैं। 35, भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आप सबको पता है मलक्का जल संधि अलग करती है या पाक जल डमरू अलग करती है? अच्छा, मलक्का जल संधि किसके बीच है? कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताएंगे, कितने लोग जानते हैं भाई मलक्का जल संधि किसके बीच है और सुंडा जल संधि किसके बीच है? जल्दी से बताएं, उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। सुंडा जल संधि आपको पता है इंडोनेशिया में ही स्थित है, सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है, सुमात्रा और जावा। और मलक्का जल संधि किसके बीच है? सुमात्रा और जावा के बीच आपका सुंडा जल संधि। सुमात्रा और जावा ये इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा और सुमात्रा को आपस में जोड़ देता है, जावा और सुमात्रा को। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। भारत देश के अंदर अंडमान और निकोबार को जोड़ देता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को जोड़ देता है। हर वो सवाल का जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं से भी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं से भी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान सागर या दक्षिणी चीन सागर या हिंद महासागर कह सकते हो, प्रशांत महासागर। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अगर ये कभी ना पूछा जाए तो आपको पता है दक्षिणी चीन सागर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और जो अंडमान सागर है वह हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी बता सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है मेरे भाई 36 नंबर का। भारत की स्तरीय सीमा की सबसे कम दूरी किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भाई भूटान के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर की लगती है। भूटान के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर की लगती है। म्यांमार के साथ कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर की लगती है। मेरे भाई अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की लगभग लगती है। तो आप सबको पता होगा ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगती है। हर वैरायटी के सवाल आप लोगों को करा रहा हूं। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं, क्या वियतनाम की प्रशासनिक राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? वियतनाम, चोही मिन सिटी, नैप्दिया, बैंकॉक, हनोई। वियतनाम की राजधानी बताएंगे क्या है? प्रशासनिक राजधानी, वियतनाम की प्रशासनिक राजधानी क्या है बताएंगे? वियतनाम की प्रशासनिक राजधानी क्या है? एक बार सभी लोग वीडियो को भैया शेयर कीजिएगा। तो आप सबको पता है वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? सबको पता है, एक एक हमारे भाई बहनों को पता है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। चलेगा। नेपिडॉप ये मेरे भाई म्यांमार की राजधानी है। बैंकॉक कहां की है? थाईलैंड की। तो आप सबको पता है। तो मेरे भाई वियतनाम की राजधानी है हनोई। आपको पता है बैंकॉक कहां की राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी है, मुद्रा है बहत। म्यांमार की राजधानी है ये आपका नेपिडॉप, म्यांमार की राजधानी।
आइएगा आगे, ये भैया वियतनाम का शहर है, राजधानी नहीं है। लिखा यूरोप के महत्वपूर्ण देश स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? ज्यूरिख है, जेनेवा है, बर्न है, वीना है। फटाफट से बताएं मेरे भाई, स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी क्या है? हर वो देश राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी, तो मेरे भाई स्विट्जरलैंड के 3 शहर इसमें दिए गए हैं। ज्यूरिख भी स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, बर्न भी है, लेकिन बर्न राजधानी है। ये दोनों स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शहर है मेरे भाई, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शहर हैं। ये सब प्रसिद्ध शहर है कहां के? स्विट्जरलैंड के। प्रसिद्ध शहर है स्विट्जरलैंड के, ये आप सबको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड के ये प्रसिद्ध शहर है। आइएगा और आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं। वियना कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। अब मेरे भाई इस लेवल के सवाल आएंगे तो आप उड़ा दोगे। आपको पता है कि हमने आपको कितने कठिन स्तर तक के देश राजधानी और मुद्रा कराया है। अब आप अब उसमें से कितने लोगों ने याद किया है, कितने लोगों ने रिवीजन किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई जो हम पिछले 12-13 दिन से आपको देश राजधानी मुद्रा पढ़ाए, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो कम से कम हमने 100 देशों का पढ़ाया है। 100 देशों का पढ़ाया है, तो कितने लोगों को पता है, कितने लोग याद करके चलते हैं? अगला देखिएगा, एक मुद्रा राजधानी और पूछ रहा हूं। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी क्या है? नैरोबी है, कायरा है, त्रिपोली है, हरारे है? बताइए जल्दी से बताओ, हरारे कहां की राजधानी है? तो हरारे मेरे भाई आप सबको पता है जिम्बाब्वे की राजधानी है। त्रिपोली कहां की राजधानी है? लीबिया की राजधानी है। नैरोबी कहां की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। त्रिपोली कहां की राजधानी है? लीबिया की राजधानी है मेरे भाई, सब पढ़ा चुका हूं। हरारे कहां की राजधानी है? जिम्बाब्वे, यह मध्य अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिम्बाब्वे की राजधानी। केन्या कहां की राजधानी? केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। यश, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है मेरे भाई, बहुत ही शानदार। मुद्रा पाउंड है, बिल्कुल सही बात है। आइएगा 40 नंबर का सवाल। ओशिनियाई क्षेत्र के लिए सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम? सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड, कैनबरा। तो मेरे भाई कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ये आपको पता है। चलिएगा ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में है, लेकिन न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है। चलिए एक एक सवाल अपने आप में बेहतरीन है, एक एक सवाल अपने आप में बेहतरीन है, एक एक सवाल। आइएगा मेरे भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है, सुप्रसिद्ध पट्टचित्र चित्रकला शैली जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं को कपड़े के ताड़ के पत्तों पर उकेरा जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र की बात कर रहा है, इतना तो पढ़े होंगे मेरे भाई। पट्टचित्र चित्रकला शैली बिहार में मधुबनी चलता है। बिहार में क्या चलता है? मधुबनी चलता है, मधुबनी। राजस्थान में लघु चित्रकला चलती है, उसको लघु चित्रकला कहते हैं राजस्थान में, लघु चित्रकला। उड़ीसा में पट्टचित्र चलता है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी चलती है, कलमकारी चित्रकला, इसको क्या बोलते हैं? कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला कहां पर चलती है? तो कलमकारी चित्रकला। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। लिखा है, विश्व प्रसिद्ध चेरियल स्पॉट पेंटिंग किस राज्य की एक अनूठी कला है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का भी दर्जा प्राप्त है? चेरियल आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएंगे, इस सवाल का सही जवाब होगा, जल्दी से बताएं। चेरियल पेंटिंग, तो मेरे भाई चेरियल पेंटिंग के लिए आप क्या बताओगे? फटाफट से बताना साथी, चेरियल पेंटिंग के लिए आप क्या बताओगे? जल्दी से प्लीज बता दो, जल्दी से बता दो। तो चेरियल पेंटिंग कहां के लिए फेमस है? तेलंगाना के लिए फेमस है साथी, तेलंगाना के लिए फेमस है। देखिए कुछ भाई बहनों को पता होगा। एक बार भाई लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, सभी लोग सेशन को शेयर लाइक कीजिएगा शानदार तरीके से। आइएगा आपका 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अरब सागर में गिरने से पहले ऐश्वर्य का निर्माण करती है? तो भाई भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है, इसका मतलब कौन सी नदी है? तापी नदी है। महानदी ये मेरे भाई कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है, डेल्टा बनाएगी। ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी वो डेल्टा बनाएंगी, वह ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करेंगी। गोदावरी भी कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है नासिक के पास से और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र महाबलेश्वर से निकलती है और यह भी मेरे भाई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। तो मेरे भाई सवाल का सही जवाब होगा ताप्ती। लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका जल प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो मेरे भाई वह हो जाएगी गोदावरी। ये सबसे बड़ी नदी भी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि यह वर्ष भर बहती रहती है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसको? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जो है यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के बाद यह कहां को जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, गुजरात में। खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी का मतलब गुजरात में जाकर के गिर जाती है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? सोहर है, कजरी है, चैती है, लंगुरिया है? जल्दी से बताएं सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं मेरे भाई, सही सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कजरी होता है, कजरी होता है, सबको पता है। चैती चैच में गाई जाती है। लंगुरिया कैला देवी के लिए गाई जाती है, माता कैला देवी, कैला देवी को खुश करने के लिए लंगुरिया गाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, सोहर जो होता है ये बच्चों के जन्म पर होता है, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर यह गाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। और ये एक प्रकार का पारंपरिक गीत है। कैसा गीत है? पारंपरिक गीत है, तो ये आपको याद होना चाहिए, पारंपरिक गीत है। और इस पारंपरिक गीत को संस्कारिक गीत भी मानते हैं, इसको संस्कार से जोड़कर देखा जाता है, तो ये संस्कार गीत के रूप में यूज होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा प्रसिद्ध वीर रस प्रधान लोकगीत है जिसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है? वीर रस प्रधान लोकगीत, आल्हा और उदल, रसिया, फगवा, बिरहा, आल्हा। जल्दी से बताइएगा, नाम से ही लग रहा है कौन सा होगा इस सवाल का सही जवाब।
तो मेरे भाई रशिया या ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण से संबंधित है। फगवा जो होता है होली के त्योहार पर गाया जाता है। बिरहा जो होता है पूर्वांचल में। तो आल्हा आप सबको पता होगा, आल्हा आप सबको पता होगा मेरे भाई, आल्हा गाया जाता है। बिरहा कहां पर गाया जाता है? बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। पूर्वांचल क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है। फगवा जो है बताया होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है। होली के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको फगवा बोलते हैं। अब मेरे भाई रशिया जो होता है ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। रशिया किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज क्षेत्र का गीत है रशिया। आइएगा और आगे लेकर के चलते हैं। लिखा है कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को कृषि उपकरणों को किराए पर लेने की सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? बताइएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को कृषि उपकरणों को किराए पर लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताएंगे। मेघदूत ऐप, सीएचसी फार्म मशीनरी ऐप, कृषि किसान ऐप, दामिनी ऐप। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं मेरे भाई। बहुत ही शानदार। सारे के सारे ऐप या किसानों से संबंधित है, या सारे के सारे ऐप किसानों से संबंधित है। तो मेरे भाई मेघदूत ऐप क्या है? यह भैया मौसम का पूर्वानुमान और कृषि सलाह देने के लिए होता है। मेघदूत ऐप जो बनाया गया किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान और कृषि सलाह देने के लिए मेघदूत ऐप यूज किया जा रहा है। मेघदूत ऐप। अगला मेरे भाई लिखा क्या है? सीएचसी कृषि मशीनरी ऐप। ये यहां से होता है। कृषि किसान ऐप जो होता है ये बीज और खाद से संबंधित है, बीज से संबंधित है, कीटनाशकों की जानकारी देने से संबंधित है और खाद इत्यादि यानी उर्वरक की जानकारी देने से संबंधित है। दामिनी ऐप यह मेरे भाई बिजली गिरने की संभावना को बताता है। दामिनी ऐप जो होता है आकाशीय बिजली जो होती है ना, बिजली गिरने की संभावना को बताता है। बिजली गिरने की संभावना, तो बिजली गिरने की संभावना को कौन बताता है? तो बिजली गिरने की संभावना को बताता है मेरे भाई दामिनी ऐप। बिजली गिरने की संभावना को कौन बताता है? दामिनी ऐप बताता है। आइएगा मेरे भाई 48 नंबर का सवाल। मत्स्य पालकों को सीधे खरीदारों से जोड़ने और जलीय कृषि के तकनीकी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य पालकों को सीधे खरीदारों से जोड़ने और जलीय कृषि के तकनीकी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं मेरे भाई, सवाल का सही जवाब क्या होगा? मत्स्य सेतु ऐप है, सागर मित्र ऐप है, ई शांता ऐप है, जल दूत ऐप है। जल्दी से बताएंगे तो क्या होगा? तो जल दूत जो है मेरे भाई यह ग्रामीण विकास में कुएं के जलस्तर को मापने के लिए है। यह मत्स्य सेतु ऐप है। क्या है? मत्स्य सेतु ऐप है। यह आपको पता होना चाहिए। जल दूत जो है यह मेरे भाई कुओं के जलस्तर को मापने के लिए, कुओं के जल स्तर को मापने के लिए, कुओं के जल स्तर को मापने के लिए मेरे भाई ऐसे ऐसे सवाल जब आएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो कुएं के जल स्तर को मापने के लिए होता है। अच्छा यहीं पर लिखा है सागर मित्र ऐप। सागर मित्र ऐप किसके लिए होता है? मछुआरों को आपातकालीन संदेश भेजने के लिए, मछुआरों को आपातकालीन संदेश भेजने के लिए, मछुआरों को आपातकालीन संदेश भेजने के लिए, आपातकालीन संदेश भेजने के लिए मेरे भाई, आपातकालीन संदेश भेजने के लिए यह शुरू किया गया। आपातकालीन संदेश भेजने के लिए मछुआरों को शुरू किया गया। ई शांता ऐप क्या है? कितने लोगों को पता है? ई शांता ऐप एक प्रकार का वेब पोर्टल है। ई शांता ऐप क्या है साथी? ई शांता ऐप से क्या होता है? समुद्री उत्पादों के व्यापार के लिए एक ऐप है। समुद्री उत्पादों के व्यापार के लिए एक ऐप है। यह याद रखिएगा आप लोग। समुद्री उत्पादों के व्यापार के लिए, समुद्री उत्पादों के व्यापार के लिए मेरे भैया एक ऐप है। व्यापार के लिए, व्यापार के लिए। Aladdin and Lamb Spirit. I got the lamp. I will grant you 3 wishes. My first wish Aladdin, is... my son, can you move the laundry to the dryer when it's done? Your first wish is granted. I've got the bespoke AI laundry combo. No need to transfer laundry from washer to dryer. तो समुद्रगुप्त को ही तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, एकदम बेहतरीन कंटेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, कंटेंट को लेकर कोई समझौता नहीं है। कंटेंट को लेकर कोई समझौता नहीं है। चलिएगा, हूणों के आक्रमण को दमन करने का काम किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। हूणों का दमन करने का काम किसने किया था? अगर यह सवाल पूछा जाएगा हूणों का दमन किसने किया था, तो हूणों का दमन किया था मेरे भाई स्कंदगुप्त ने। आक्रमण को रोका था सफलतापूर्वक। और कुमारगुप्त से पूछा जाएगा तो मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने। महाराजा धीराज की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजा धीराज की उपाधि किसको दी गई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई 50 नंबर। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों में स्वयं को किस गोत्र को बताया है? बताइएगा। तो एक चीज तो याद रखिएगा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक का नाम कुछ लोगों को शायद पता ही नहीं रहा होगा, तो नाम है प्रभावती गुप्त। उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को किस गोत्र का बताया है? किस गोत्र का बताया है ये आपको पता होगा। ताम्रपत्र अभिलेख मिला है भैया, ताम्रपत्र अभिलेख में उन्होंने अपने मायके का गोत्र धारण बताया है। जल्दी से, जिसको गुप्तों का मूल गोत्र माना जाता है, तो कौन सा गोत्र बताया है मेरे भाई? धारण गोत्र। यह मेरे भाई कौन सा गोत्र था? यह धारण गोत्र था। तो याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल अपने आप में बेहतरीन मिलेंगे। चलिए, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। कौन सा गोत्र बताया है मेरे भाई? धारण गोत्र। धारण गोत्र आप सब लोगों को पता होना चाहिए। धारणी नहीं, धारणी तो विवाह के बाद होता है। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अन्य पृष्ठों को सुंदर हस्तलेखों में लिखने का मुख्य कार्य किसने किया था? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने। और मेरे भाई आपको पता है इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, ये याद रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। के एम मुंशी, अब बी.एन. राव ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। वी.एन. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे मेरे साथी? वी.एन. राव थे। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं मेरे साथी क्या रहा है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को किस तिथि को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? सभी लोग बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, मेरे भाई 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यही कारण है कि 22 जुलाई को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 जुलाई को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ध्वज दिवस या 22 जुलाई को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ और इसको अधिनियमित कर दिया गया, यानी संविधान क्या हुआ? बनकर के तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। और आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो मेरे भाई ये सही है, संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करने का समय भी 26 नवंबर 1949 है। अधिनियमित और आत्मार्पित करने का समय भी यही है। अधिनियमित और आत्मार्पित करने का समय भी यही है। 15 अगस्त 1947 से आपको पता है हमारी स्वतंत्रता थी, आराम से आप याद रखेगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? आखिरी बैठक थी, लास्ट बैठक थी, आप सभी को पता होना चाहिए। और उसी बैठक में सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किया था। और इसी 24 जनवरी 1950 की आखिरी बैठक में कुछ अहम बड़े बड़े काम भी हुए थे। जैसे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का क्या बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो ये आप सभी भाइयों को पता होगा। यहीं पर मेरे भाई जनगण मन को शामिल किया गया था। जो जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान के रूप में, इसको शामिल किया गया था। यहीं पर मेरे भैया वंदे मातरम को शामिल किया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को शामिल किया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। आइएगा अगले सवाल पर बात करेंगे। 53 नंबर लिखा, हाल ही में उत्तर भारत के किस देश में हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के किस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी यह किस देश में है मेरे भाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर बनी है? मैरीलैंड में बना है। कहां पर बना है? मैरीलैंड। मैरीलैंड कहां पर है मेरे भाई? ये आप सबको पता है, अमेरिका में। अमेरिका के मैरीलैंड में बना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बताएंगे, मैरीलैंड में बना है। चलिए, बहुत शानदार, अमेरिका के मैरीलैंड में। बहुत शानदार मेरे भाई, एक एक सवाल आप लोग सवालों को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं। अगला सवाल है, हाल के वर्षों में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रणाली को अपनाया है? स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रणाली भारत का कौन सा पड़ोसी देश ने पूर्णतः डिजिटल जनगणना किया? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहां पर क्या पाओगे मेरे साथी? म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपनी छठवीं जनगणना को डिजिटल जनगणना, टैबलेट आधारित जनगणना किया। कौन सी जनगणना? छठवीं जनगणना। तो बांग्लादेश की जो छठवीं जनगणना रही वह मेरे भाई कैसी रही? वह टैबलेट आधारित रही और यह डिजिटल जनगणना रही। अगला सवाल है, भारत में अब तक कुल कितनी बार आधिकारिक रूप से उच्च मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया जा चुका है? भारत में अब तक कुल कितनी बार, और वो भी लिखा है विमुद्रीकरण, तो मेरे भाई केवल 3 बार। विमुद्रीकरण पूछा जाए 3 बार तो याद रखिएगा 1946 में किया गया, 1978 में। अगर यहीं पे स्वतंत्र भारत में पूछता तो आप 2 बार बता देते। स्वतंत्र भारत में पूछता तो आप 2 बार बता देते, क्योंकि 1946 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो स्वतंत्र भारत में आप 2 बार बताओगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो 2 बार बताओगे। अगला सवाल है, वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर कौन कार्यरत थे? तो मेरे भाई वह थे उर्जित पटेल साहब। उर्जित पटेल साहब गवर्नर थे। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री तो पक्का रहे होंगे नरेंद्र मोदी। उस समय मेरे भाई आपसे वित्त मंत्री पूछ लेता है, तो वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली साहब थे। तो अरुण जेटली का नाम भी याद रखिएगा। उसके बाद यह भी पूछ ले सकता है कि ये बताइए जब 2016 में विमुद्रीकरण किया गया उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे मेरे भाई प्रणब मुखर्जी साहब। कौन थे? प्रणब मुखर्जी साहब थे। तो प्रणब मुखर्जी साहब का भी नाम याद रखना है। प्रणब मुखर्जी साहब का भी नाम याद रखना है। और ये कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और इसमें मेरे भाई 1000 और 500 की करेंसी को बंद किया गया। 1000 और 500 की करेंसी को क्या किया गया? बंद किया गया था। चलिएगा अगला सवाल देख लेते हैं। लिखा है साथी, एक सवाल और आएगा वैसे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज को केंद्र बनाकर किस महान प्रतापी राजा ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी? तो मेरे भाई यह होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ही थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने ही अपनी राजधानी क्या की थी? थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन के बड़े भाई कौन थे? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के बड़े भाई कौन थे? राज्यवर्धन। शशांक जो थे बंगाल के प्रतापी राजा थे, इन्होंने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, ये वर्धन वंश के नहीं थे। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं। क्या अगला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, एक एक सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। देखो क्या लिखा है। लिखा है, भारतीय संविधान के मूल प्रति को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संसद के पुस्तकालय में किस गैस से भरे विशेष बॉक्स में रखा गया? किस गैस से भरे विशेष बॉक्स में रखा गया? चलिएगा, तो पता होगा हीलियम।
नाइट्रोजन तो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो खाद्य पदार्थों में यूज होता है। नाइट्रोजन तो खाद्य पदार्थों के लिए यूज होता है। जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन यूज होता है। जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है ना, तो जैसे चिप्स वगैरह आप खाते हैं, आपका जो पैकेट होता है जिसमें हवा भरी रहती है वो नाइट्रोजन होती है। तो वहां पर मेरे भाई हीलियम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हीलियम। नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगा, इसे कुछ होता नहीं है। यूपी होमगार्ड ट्विटर अभियान कब से? अच्छा, यूपी होमगार्ड के लिए काहे लिए ट्विटर अभियान होगा? इसमें ऐसा क्या हो गया ट्विटर अभियान होगा? ये सब फर्जी चीजें, जहां पर जरूरत होगी वहां पर होगा। ठीक है ना मेरे भैया विकास कुमार जी, आप खूब आराम से करिए, वही काम ही है कुछ लोगों का। आइएगा मेरे भाई, आगे करते हैं, आगे लिखते हैं 59। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की याद में हैदराबाद में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किस धातु के मिश्रण से बनी है? अब पहली बात तो आपको सवाल में सवाल देखना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां बनी है? हैदराबाद में बनी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी में किसकी मूर्ति बनी है? रामानुजाचार्य की बनी है। अब मैं बता रहा हूं कि आप यह बता दो कि मेरे भाई यह किस धातु से बनी है, यह किस धातु से बनी है? फटाफट से बताएंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किस धातु से बनी है? अष्ट धातु से, पीतल और तांबा से, पंचलोहा से या कांसा से? तो मेरे भाई दक्षिण भारतीय परंपरा में एक पंचलोहा होता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, इसी को पंचलोहा कहा जाता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, याद रखिएगा। ऐसा अलग अलग भी पूछ सकता है, किसका प्रयोग नहीं हुआ है? सोना, चांदी, क्या है ये? कैशबैक। तांबा, जस्ता, इतने चीजों का प्रयोग किया गया, इतने चीजों का प्रयोग किया। इसको पंचलोहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? पंचलोहा कहते हैं। कुछ लोग ब्रास कॉपर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में काले धन पर नियंत्रण पाने के लिए भारत में पहली बार 1946 में विमुद्रीकरण किसके कार्यकाल में किया गया था? 1946 में विमुद्रीकरण, जल्दी से बताइए, बहुत शानदार, जल्दी से। 1946 में विमुद्रीकरण कब हुआ था? कितने लोग बताएंगे? तो ये मेरे भाई हुआ था कब? 12 जनवरी 1946 को। 12 जनवरी 1946 को हुआ था, ठीक है ना? 12 जनवरी 1946 को हुआ था। और उस समय 12 जनवरी 1946 को भारत का वायसराय कौन था? बताओ 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 मेरे भाई। तो 12 जनवरी 1946 को वायसराय कौन था, ये आपको बताना होगा, ये आपको बताना होगा। तो मेरे भाई 44 से 47 तक कौन था? लॉर्ड वेलेल था। भैया हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा साथी, हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में मिलेगा, आराम से आप जाकर के वहां से ले सकते हो। और इस समय भाई गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो आरबीआई का गवर्नर था सीडी देशमुख। आरबीआई का गवर्नर कौन था? आरबीआई का गवर्नर था भैया सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। कुछ लोग सिराज गोपालचारी बता रहे हैं, जो कि सबका गलत हो जाएगा। अगला लिखा, ऐसी अर्थव्यवस्था प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण यानी सरकार का नियंत्रण होता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, उस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जिसमें मेरे भैया निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जिसमें सरकार यानी राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और मेरे भारत देश में ऐसी ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत देश में ऐसी ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और इसी को आधुनिक समय में, जो मेरे भाई आप लोगों का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसी को आधुनिक समय में क्या कहते हैं? मैंने बताया होगा कई बार, पीपीपी मॉडल बोलते हैं। पीपीपी मॉडल सुनते होंगे ना, इसका ये पीपीपी मॉडल पे हो रहा है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो रहा है। आइएगा सर, यूपी ट्विटर अभियान वेटिंग लिस्ट के लिए। विकास जी, उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ यूट्यूबर अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है? समझ आओ ना, पहले पढ़ाई पर ध्यान दे लो। वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन नहीं होते, अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छी लिस्ट में, फ्रेश लिस्ट में आना पड़ता है, फ्रेश लिस्ट में आना पड़ता है। और ये भी बता दूं, जो कट ऑफ के निचले पायदान पर होते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो कट ऑफ के निचले पायदान पर होता है मेरे भाई, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। अपने कंटेंट को मजबूत करो मेरे भाई, और पढ़ाई पर ध्यान दो। आप सभी से निवेदन है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये अभियान, वो अभियान, ये कर देना, वो कर देना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्रेश लिस्ट में आओगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? जो आयोग की रूल है, जो आयोग की पद्धति है, उसी पे काम होता है। हमेशा फ्रेश लिस्ट में सिलेक्शन होता है। आपको क्या लगता है जो कट ऑफ के निचले पायदान पर बैठे उनका कभी सिलेक्शन होगा? वो सब बाहर हो जाते हैं। जब आप ऊपरी लिस्टों में रहते हैं ना, बेहतरीन कंटेंट पढ़ोगे तब जाकर के सिलेक्शन होगा। जो अभियान का समय दो, उससे अच्छा पढ़ाई में समय लगाओ। वही जो यूट्यूब पर स्क्रॉल करके देखते रहते हो, इससे अच्छा पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। कम से कम लोगों ने तो 50-50 होमगार्ड का वीडियो बना दिया होगा। 50-50 आप लोग क्या देखते होंगे? कट ऑफ। मेरे भाई कट ऑफ देखने की नौबत जीवन में नहीं पड़ेगी अगर कट ऑफ से पहले क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते क्या है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो शेष विश्व के साथ किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता, उसको आर्थिक शब्दावली में क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसको आर्थिक शब्दावली में क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं मेरे भाई। तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में किस हिंसक घटना के कारण अपने प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने की घोषणा कर दी थी? ये मेरे भाई चौरी चौरा कांड था।
यह क्या था? यह चौरी चौरा कांड था। यह आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। 4-5 फरवरी को रात में 1922 में यह घटना हुई थी। 4-5 फरवरी 1922 को रात में यह घटना हुई थी। इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने की घोषणा कर दी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को क्या किया था मेरे साथी? बंद करने की घोषणा कर दी थी। आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। काकोरी ट्रेंड गई थी, कब हुआ था? आप सबको पता, 1925 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार 1930 में सूर्यसेन जी के नेतृत्व में हुआ था। ये 1930 में हुआ था। ये बंगाल में सूर्यसेन इसके नेतृत्व करता थे। सूर्यसेन का नाम आप लोग जानते होंगे, सूर्यसेन। ये चटगांव वहीं पर है बंगाल में। सूर्यसेन ने यहाँ पर काम किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 2019 का नाम अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप सबको पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सबको पता होगा। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था ये आपको लखनऊ में हुआ था। ये 1925 में हुआ था। 1925 6 अगस्त को हुआ था। क्या अगला सवाल देखिएगा क्या है? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन पर मुख्य रूप से किस कारण पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ था? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कमीशन ने भारत के पूर्ण विभाजन की सिफारिश की थी। इसके अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन थे, जो बंगाल विभाजन के दोषी थे। इसने असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों को फांसी देने की वकालत की थी। सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। भैया इसके अध्यक्ष साइमन नहीं थे। इसके अध्यक्ष कर्जन नहीं, साइमन थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष मेरे भाई कर्जन नहीं थे, तभी तो इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किस तिथि को किया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच यह आंदोलन हुआ था। 12 मार्च 1930। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को हुई। अच्छा, आपको सबको पता होगा 26 जनवरी 30 को क्या हुआ था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह आप सभी को पता होना चाहिए। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 30 जनवरी, रावी नदी के तट पर, वही है ना जी। 30 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अच्छा, कितने लोग संडे को फिर से रिवीजन क्लास चाहते हैं? जो 4 घंटे की लगभग हमने कराई थी उस दिन 3 घंटे के आसपास, तो 200 क्वेश्चन का रिवीजन कितने लोग चाहते हैं जरूर बताइएगा। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं साथी। अगला सवाल क्या है? भारत में पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन से संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जनक कौन माने जाते हैं? सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक कहते हैं। आलू उत्पादन के लिए मेरे भाई गोल्ड क्रांति मानी जाती है। आलू उत्पादन के लिए गोल्ड क्रांति मानी जाती है। और इसके लिए भैया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर क्रांति बोलते हैं, स्वर्ण रेशा क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति बोलते हैं, इसी को स्वर्ण रेशा क्रांति भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति बोलते हैं, स्वर्ण रेशा क्रांति बोलते हैं। अगला सवाल है, भारत में रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देना था? रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री। रजत रेशा यानी सिल्वर फाइबर, रजत रेशा के लिए मेरे भाई कपास है। सिल्वर फाइबर अगर पूछा जाए, सिल्वर फाइबर या रजत रेशा क्रांति, तो ये आप कपास बता देना। रजत रेशा क्रांति पूछा जाएगा तो रजत रेशा क्रांति मेरे भाई आप कपास उत्पादन को बता देना। उर्वरक उत्पादन में मेरे भाई भूरी क्रांति आती है, कभी कभी दूसरा क्रांति लिखते हैं, लाल क्रांति लिखते हैं टमाटर और मांस उत्पादन में। अगला सवाल देखिएगा क्या साथी, अगले सवाल पर बात करेंगे। वर्ष 1945 में स्थापित भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को मूल रूप से किस नाम से शुरू किया गया था? टाटा मोटर को मूल रूप से किस नाम से शुरू किया गया था? वर्ष 1945 में जो टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई थी वह किस नाम से हुई थी? जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका नाम क्या हुआ था? टेल्को। इसका नाम क्या था? टेल्को। यह टेल्को नाम से किया गया था। यह किसके नाम से किया गया था? यह टेल्को नाम से किया गया था। आइएगा अगला सवाल जल्दी से बताते हैं। अगला सवाल मेरे भाई बहुत शानदार, किस नाम से किया गया था? टेल्को नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में आधुनिक विमानन की नींव रखने वाले देश के पहले एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करने वाले उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे 1932 में। कब मेरे भाई? 1932 में। और इन्हीं को भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है। भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है। भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है, तो यह भी अपने आप में बेहतरीन होगा। भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है। आइएगा और आगे लेकर के चलते हैं। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। यश, बहुत शानदार मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब दीजिए। देख लेते हैं क्या होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी उमंग मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को क्या सुविधा प्रदान करना है? उमंग सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, केंद्र के सभी किसानों को मौसम की लाइव जानकारी देना, देश के डिजिटल रूप से भुगतान। नहीं मेरे भाई, इसका सही काम है सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाओं तक एक ही स्थान पर पहुंच प्रदान करना। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन यहीं पर है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नागरिकों को अपने स्मार्टफोन में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अंक पत्र जैसे दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अधिकारी लॉन्च किया गया है? डिजी लॉकर। कौन सा लॉन्च किया गया है? डिजी लॉकर लॉन्च किया गया है। सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है, कितने लोग यह जानते हैं कि भारत में डिजी लॉकर ऐप की आधिकारिक शुरुआत कब किया गया? डिजी लॉकर ऐप की आधिकारिक शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर ऐप की आधिकारिक शुरुआत किया गया था। तो 1 जुलाई 2015 को मेरे भाई डिजी लॉकर ऐप की आधिकारिक शुरुआत किया गया था। लिखा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में राज्य की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई थी? तो ये मेरे भाई ग्रेटर नोएडा है। पॉड टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है? ग्रेटर नोएडा में। पॉड टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है? ग्रेटर नोएडा में। तो आप सभी लोग ऐसे सवालों का जवाब अगर दे रहे हैं तो अच्छी चीज है, अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी चीज है मेरे भाई। आइएगा अगला देख लेते हैं क्या।
आइएगा अगला देख लेते हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप बताओगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार भारत के राज्य के किन दो राज्यों के मुख्य क्षेत्रों के बीच है? आगरा से लखनऊ के बीच है, लखीमपुर से गाजीपुर के बीच है, लखनऊ से गाजीपुर के बीच है, या ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच है, मेरठ से प्रयागराज के बीच है? तो मेरे भाई आप सबको पता होगा बहुत जल्दी, आगरा से लखनऊ के बीच मेरे भाई आगरा एक्सप्रेसवे, नाम सुना होगा उसको, आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। जल्दी से बताइए, लखनऊ से गाजीपुर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरे हिसाब से 341 किलोमीटर लंबा है, तो मेरठ से प्रयागराज होगा, मेरठ से प्रयागराज होगा मेरे भाई। तो ये आप सबको पता होगा। ये कितना है मेरे भाई? 594 किलोमीटर। तो ये 594 किलोमीटर है, 12 जिलों से होकर शायद जाता है, 594 किलोमीटर है, ये 12 जिलों से होकर के गुजरता है, आप सबको पता होगा, सबको पता होगा, आपसे पता है मेरे भाई। लखनऊ से गाजीपुर ये लगभग 341 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, और ये मेरे भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से आपको पता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखिए, जी हाँ 594 किलोमीटर लंबा है, शाहजहांपुर में यहाँ पे हवाई पट्टी भी बनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ था, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी? बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ था, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी? तो वह मेरे भाई कौन सा जिला होगा? जल्दी से बताओ, वह कौन सा जिला होगा? वह मेरे भाई आपको पता होगा पटवाई ग्राम पंचायत, कोई है अगर तो उसको पता होगा, रामपुर से पटवाई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हुई थी। कहां पर? पटवाई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हुई थी पहला अमृत भारत सरोवर। तो मेरे भाई पटवाई ग्राम पंचायत रामपुर में पड़ता है, तो अगर कोई रामपुर डिस्ट्रिक्ट से होगा तो उसको पता होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। आइएगा अगला देखते हैं, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने देश में सबसे पहले तैरता हुआ एटीएम सेवा शुरू किया था कोच्चि में? तो मेरे भाई उस बैंक का नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने। उस बैंक का नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने, याद रखिएगा। पहला ट्रेन में एटीएम किसने शुरू किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। पहला ट्रेन में एटीएम किसने शुरू किया? तो मेरे भाई ट्रेन में एटीएम शुरू करने वाली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मेरे भाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भी एटीएम सेवा लगा दी। ट्रेन में भी आप पैसा निकालिए, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेन में भी पैसा निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल देखो क्या है, भारत में रुपे क्रेडिट कार्ड को सीधे यूपीआई एप्लीकेशन से लिंक करके भुगतान करने की अनुमति देने वाला देश का पहला बैंक कौन था? आपने देखा होगा जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से लिंक करके सीधे पेमेंट करने की शुरुआत हो चुकी है भारत देश में। और ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन है? ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन है जो रुपे क्रेडिट कार्ड को मेरे भाई जोड़ दिया है किससे? यूपीआई एप्लीकेशन से। तो ऐसा करने वाला पहला बैंक है मेरे भाई केनरा बैंक। हालांकि अब सभी बैंकों ने लगभग कर दिया है, लेकिन ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन है? तो केनरा बैंक है। जल्दी से बताओ, तो मेरे भाई ये क्या है? ये मेरे भाई केनरा बैंक ने सबसे पहले शुरू किया। अब तो हर बैंकों ने शुरू कर दिया, सबसे पहले केनरा बैंक ने शुरू किया, अब तो हर बैंकों ने इसको शुरू कर दिया। आइएगा अगला देख लेते हैं मेरे साथी। लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की पहली डिजिटल मुद्रा के रूप में जारी किया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को तकनीकी रूप से क्या नाम दिया गया है? इसको मेरे भाई डिजिटल रुपए या ई रुपी के नाम से जानते हैं, ई रुपी या डिजिटल रुपी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई रुपी या डिजिटल रुपया के नाम से जानते हैं। 77 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 78 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और तिरंगा फहराया गया था? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929। और मेरे भाई इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू मेरे भाई इसके अध्यक्ष थे, आप सबको पता होगा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, आप सभी को पता होगा। और इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था, याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में टूट गया था। नरम दल और गरम दल, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, रास बिहारी घोष इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से विलय हो गया, कांग्रेस का विलय हो गया मेरे भाई। जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटी थी वो फिर से इकट्ठा हो गई, और एसी मजुमदार यानी अंबिका चरण मजुमदार इस समय क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। यह भी आप सभी को पता होगा, एसी मजुमदार क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। लिखा है भारत में आर्थिक सुधारों के तहत 1991 में अपनाई गई नीति आर्थिक नीति में कौन सा स्तंभ शामिल नहीं था? एलपीजी रिफॉर्म्स, एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर निजीकरण, वी फॉर वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन नहीं था, डिमोनेटाइजेशन उसमें नहीं था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। विमुद्रीकरण से उसका कोई संबंध नहीं है, विमुद्रीकरण से कोई संबंध नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क विकसित किया जा रहा है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा? देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क कहां बना है उत्तर प्रदेश में? बताओ, देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क कहां पर बना है? तो आप सबको पता है कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बना है। आप सबको पता होगा कानपुर के रमईपुर गांव में बना है मेरे भाई। कुछ लोगों को अगर कोई कानपुर से होगा तो उसको पता होगा, कानपुर के रमईपुर गांव में बना है। कहां पर? रमईपुर गांव में बना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर इमली उपवन निम्नलिखित में से किस राज्य में? भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर इमली उपवन किस राज्य में स्थित है? अब असम में, कर्नाटक में, केरल में या मेरे भाई तमिलनाडु में? जल्दी से बताएं। तो आप सबको पता होगा सर ये कहां पर है? यह आपका कर्नाटक में स्थित है। 2007 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी, 2007 में मेरे भाई इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी विरासत स्थल के रूप में, और ये कहां पर है? कर्नाटक में। ऐसे सवाल खूब बनते हैं, पुराने सवाल भी खूब बनते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 82 नंबर का सवाल क्या कर रहा है साथी? लिखा है गंधमर्दन हिल रिजर्व जिसे एक महत्वपूर्ण जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? गंधमर्दन हिल रिजर्व ये मेरे भाई कहां पर है? ये मेरे हिसाब से उड़ीसा में है। गंधमर्दन हिल रिजर्व कहां पर है? यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 82 का ये बिल्कुल शानदार,
आज तो ज्यादा ही गलत हो रहा है। हाँ भैया गलत तो होगा ही, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, हर टॉपिक का करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार भूमि राजस्व के निर्धारण और पुनर्निर्धारण की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार भूमि राजस्व के निर्धारण और पुनर्निर्धारण की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो मेरे भाई अंतिम शक्ति अगर पूछा जाए तो मेरे भाई राज्य सरकार की ही होगी। अंतिम शक्ति पूछा जाएगा तो किसकी होगी? अंतिम शक्ति पूछा जाएगा तो राज्य सरकार की ही होगी। तो राज्य सरकार की आप बता देना। स्टेट गवर्नमेंट के पास अंतिम पावर होता है। अगला सवाल देखो क्या है लिखा है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति, संख्या और नए पदों के सृजन का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? अंतिम अधिकार पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री के पास। तो भैया अंतिम अधिकार तो राष्ट्रपति का ही है। अंतिम अधिकार, अंतिम पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। मेरे भाई एक बार सभी भाई बहन वीडियो को दमदारी से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा बेहतरीन तकनीकी पूर्ण कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मेरे भाई, वीडियो को शेयर करके सभी भाई बंधुओं को एक बार अवगत करा दीजिएगा। 85 नंबर सवाल आपके बीच में आ गया। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर स्थित है? प्रशासनिक मुख्यालय देखो अलग से पूछ लिया आपसे, प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर स्थित है? अगर आपसे प्रशासनिक मुख्यालय पूछा जाए तो आप लखनऊ बताओगे, लेकिन अगर न्यायिक मुख्यालय पूछा जाए तो प्रयागराज बताओगे। प्रशासनिक मुख्यालय पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? प्रशासनिक मुख्यालय पूछा जाएगा तो लखनऊ बताओगे। और अगर यहीं पर मेरे भैया न्यायिक मुख्यालय पूछा जाए, एकदम बेहतरीन सवाल है, न्यायिक मुख्यालय पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? न्यायिक मुख्यालय के लिए प्रयागराज बताओगे। न्यायिक मुख्यालय के लिए प्रयागराज बताओगे, प्रशासनिक मुख्यालय के लिए लखनऊ बताओगे। लेकिन एक सवाल और बताना पड़ेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कब किया गया था? ये बहुत पुरानी संस्था है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन 1831 में किया गया था प्रयागराज में। इसका गठन कब किया गया था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन उत्तर प्रदेश में 1831 में प्रयागराज में किया गया था। 1831 में प्रयागराज में किया गया था, ये याद रखिएगा। प्रशासनिक क्वार्टर बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजनीतिक कौन है? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी होंगे। कौन होंगे? अखिलेश यादव जी होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अखिलेश यादव जी होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2012 से 2017, 2012 से 2017 बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है। आइएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई 87 नंबर। उत्तर प्रदेश के उन मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो बाद में चलकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी सुशोभित हुए। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ए बी दोनों कौन कौन होंगे? तो मेरे भाई आप सबको पता है इसका डी ऑप्शन होगा। चौधरी चरण सिंह भी बने हैं प्रधानमंत्री और मेरे भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं और आप सबको पता है। और ये दोनों क्या हैं? राष्ट्रपति, सॉरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर भी बने प्रधानमंत्री लेकिन ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आपका ए और बी दोनों सही है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे लेकिन ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये आप सबको पता है, मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, ये प्लीज आप सब जानते हो, इस बात को याद रखना। आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं साथी। अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम का मुख्य रूप से कौन सा चरण वर्तमान में चल रहा है जो डिजिटल सुरक्षा पर केंद्रित है? सभी लोग बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। क्या उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण चल रहा है? बताएं। जल्दी से बताएं। तो मिशन शक्ति का कौन सा चरण चल रहा है? तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप बताओगे। छठवां चरण चल रहा है इसमें मेरे भाई थोड़ा सा मैं इसको सही कर देना चाहता हूं। ये मिशन शक्ति का चरण नंबर 6 इस समय चल रहा है, वर्तमान में चरण 6 चल रहा है। तो चरण नंबर 6 चरण चल रहा है, ये याद रखिएगा। छठवां चरण चल रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है? लिखा है संकटग्रस्त महिलाओं को 24 घंटे तत्काल सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? जल्दी से प्लीज बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। तो मेरे भाई दोनों नंबर काम करते हैं। 1090 भी काम करता है, 181 भी काम करता है। 1090 भी काम करता है, 181 भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। 1090 और 181 तो रेस्क्यू के लिए होता है, 181 रेस्क्यू के लिए होता है, दोनों काम करते हैं। महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन सेवा देने के लिए दोनों काम करते हैं। कुछ लोग केवल 1090 बताएंगे, 1090 और 181 ये दोनों नंबर काम करते हैं। प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो याद कर लेना। लिखा है उत्तर प्रदेश का वो एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमाएं भारत के 4 राज्यों को अलग अलग तरीके से छूती हैं? ये मेरे भाई सोनभद्र होगा। ललितपुर की एक राज्य एमपी को बस छूता है। सहारनपुर मेरे भाई 3 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को। बलिया एक राज्य को छूता है, केवल बिहार को। ये 3 राज्यों को किसको छूता है? सहारनपुर को, ये छूने वाला इकलौता राज्य है, इकलौता जिला है, तो ये सहारनपुर को भी छूता है। ये मेरे भाई उत्तराखंड को भी छूता है और यह जो है हरियाणा को भी छूता है। उत्तराखंड को भी छूता है और किसको छूता है? हरियाणा को भी छूता है। बहुत आराम से आप लोगों को एक चीज बताते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी भौगोलिक दूरी पर लगती है? तो सबसे लंबी भौगोलिक दूरी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ लगता है। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है मेरे भाई? मध्य प्रदेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा